जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे BEGS 183 के ब्लॉक नंबर 4 की। यह ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो 100% कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपके क्वेश्चन इससे पक्के कवर होंगे। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए इस ब्लॉग को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स, सारे सोल्ड असाइनमेंट्स और इग्नो की क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि इसमें सारी लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल तथा ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस ब्लॉग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं। तो उसके बारे में पहले देख सकते हैं। पहला आएगा हमारा कोई पैसेज दिया होगा हमें और उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर देने हैं। जैसे कि ये हमारा पैसेज है, इसके नीचे ये हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं पैसेज के कि आपको कौन कौन से इसके आंसर देने हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द स्टेप्स डू बिफोर राइटिंग कंपोजिशन। एक कंपोजिशन लिखने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा राइट वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन। हमें एक कंपोजिशन लिखनी है। ये 100% 5 स्टार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आना ही आना है, पक्का आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसके टॉपिक वेरिएशन कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका टॉपिक को आपको कैसे टेकअप करना है, इसके इसको कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या मेंशन करना है, तो इसकी पूरा कवर अप करेंगे। मैंने कंपोजिशन के 2-3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। ये भी क्या है, एक कंपोजिशन लिखना है हमें, इसका हमें टॉपिक दिया गया है। इसी प्रकार सेम एक अगेन टॉपिक दिया गया है जिसका हमें कंपोजिशन लिखना है और लास्ट में हमें क्या करना है, एक ब्रीफ करना है कि एक कंपोजिशन को कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है जिसमें हमें पैसेज, कंपोजिशन कैसे लिखनी है और ये सारे डिटेल में क्वेश्चन है। तो इसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज को देखेंगे। हमें एक पैसेज दिया गया होगा जिसको हम अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा इन योर ओपिनियन विच इज़ द टॉपिक सेंटेंस इन द अबो पैसेज। ये जो हमें पैसेज दे रखा है इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है। तो कई बार ये ए और बी एक साथ दे देते हैं और कई बार इसको अलग अलग दे देते हैं, तो इनको दोनों को समझेंगे कैसे है। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका टाइटल क्या होगा, जो पैसेज है इसका। तो ये भी कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आने आना है। फिर इसके बाद जो हमें पैसेज दिया गया है इसको पढ़ने के बाद उस पर एक समरी लिखनी है हमें। तो उसका क्या है, हमें 2/3 हिस्सा करना है। जो पैसेज दिया गया है उसको शॉर्ट करना है और उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो मिनिमम क्या करना है, उसको 2/3 करना है। किस में लिखना है, खुद की लैंग्वेज में लिखना है। जो इसकी लैंग्वेज होगी वो खुद की होनी चाहिए ताकि इसमें मार्क्स ना कटे। ऐसे नहीं है कि आप उसमें से लाइन उठाएं, लाइन को कम किया और लिख दिया, नहीं। इसको आपको खुद की थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके लिखना है, तभी आपको मार्क्स प्राप्त होंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आना कन्फर्म है, 100% आएगा। ये भी क्या है, 5 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। तो टॉपिक सेंटेंस का क्वेश्चन है पैराग्राफ की मेन आइडिया बताने वाली सेंटेंस। जो पैराग्राफ का मेन आइडिया बताता है उसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। इसकी एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है। टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो पैराग्राफ का मेन आइडिया बताता है। इसे अगर इंग्लिश में लिखें कैसे बताओगे, ए टॉपिक सेंटेंस टेल्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ये याद कर लेना, ये मैंने जो करवा रखा है ना, ये रट के चले जाना। एग्जाम में ऐसा का ऐसा आपको लिखना है जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें लिखा हुआ है ए टॉपिक सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन ए पैराग्राफ, समटाइम रेफर टू एज ए फोकस सेंटेंस। द टॉपिक सेंटेंस हेल्प ऑर्गेनाइज द पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ। तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ, जो क्या करता है, फोकस करता है उस सेंटेंस को। टॉपिक सेंटेंस क्या करता है, हेल्प करता है किसको, पैराग्राफ को समराइज करने में।
और रीडर को हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि पैराग्राफ किस बारे में है। तो ये डेफिनेशन आप 100% रट के चले जाना, ये आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। फिर इससे अगला है, इन योर ओपिनियन विच इज़ द टॉपिक सेंटेंस इन द अबो पैसेज। तो मेनली क्या होता है, कोई भी पैसेज दिया होगा ना, उसके पहले इंट्रोडक्शन में इसको पता लग जाएगा कि ये किस बारे में है, इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है। इसके लिए हमें इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे तो एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें क्या देना है, एक टाइटल देना है और फिर इसके पूरे के ऊपर समरी लिखनी है। तो पैसेज कैसे लिखा होता है, पैसेज में होता है स्टार्टिंग में उसका इंट्रो होता है कि ये किसके बारे में है, फिर इसकी क्या होती है, मेन बॉडी होती है, और लास्ट में इसका क्या होता है, इसका डिसीजन होता है या फाइनल कंक्लूजन होता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन या डिसीजन दोनों में ये सेम ही होता है। इसकी बॉडी होती है, इसका इंट्रो होता है। तो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इंट्रो में इसका क्या मिल जाएगा, टाइटल भी मिल जाएगा और टॉपिक सेंटेंस भी मिल जाएगा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है इसका टॉपिक सेंटेंस। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ आइडेंटिफाइंग द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल द लाइफ ऑन अर्थ आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट टास्क इन साइंस। Species diversity is only one part of diversity. To properly list all life on Earth, we have to recognize genetic diversity with species as well as diversity of entire habits and ecosystem. तो इसमें क्या है, जो ये टॉपिक बार बार किसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी। जो वर्ड्स बार बार रिपीट होगा वो मेनली क्या होता है, उसके चांसेस होते हैं 95% कि वही हमारा टाइटल होगा। और जो उसको बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा डिफाइन कर रहा है वो क्या होगा, हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एक जो धरती पर हमारे जो जीव जंतु है ना, कितने टाइप के हैं उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, समझाता है रिलेशन किसके बीच में, लाइफ ऑन अर्थ, किसके बीच में, धरती पर जीवन के समझाता है। जो साइंस है उसको बताता है। जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उसकी डाइवर्सिटी कितने प्रकार की है, वे एक प्रकार की नहीं बल्कि 3 प्रकार की है, इसमें बताया है। तो पहली प्रकार की कौन सी है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। पहली इसने दी थी जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स के आधार पर जो डाइवर्सिटी होती है। और दूसरा इसमें बताया है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन इन जीन्स दैट एग्जिस्ट विद इन ए स्पीसीज। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी दूसरी कौन सी होगी, इकोलॉजिकल हो गई। इज द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल कम्युनिकेशंस एंड हैबिट्स। इन इसेंस इट इज वेराइटी ऑफ वेज दैट स्पीसीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। तो ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट के बीच में, इनके बीच में कम्बिनेशन होता है, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली वाइटल टू पीपल एंड हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी कीप अस हेल्दी बाई प्रोवाइडिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल्स। तो हमें क्या करता है, बहुत सारे फूड वेराइटी हमें प्रोवाइड कराता है। मोस्ट मेडिकल डिस्कवरीज वर मेड बिकॉज ऑफ रिसर्च इनटू प्लांट्स एंड एनिमल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ कैसे बनती है, उसको पेड़ों पर परीक्षण किया जाता है, जीव जंतु हैं जो उन पर परीक्षण किया जाता है, फिर जाकर वो दवाई बनती है। एवरी टाइम ए स्पीसीज गोज एक्सटिंक्ट वी मे लूज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरिंग ए न्यू वैक्सीन और ड्रग। तो हम क्या करते हैं, वो जब कोई दवाई बनती है ना, वो मेनली किस पे बनती है, चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम डायरेक्ट आदमी पे एक्सपेरिमेंट करते तो क्या वो मर जाएगा। तो ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए हमें जीव जंतुओं की जरूरत पड़ती है। बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज सच एज क्लीनिंग वाटर, एब्जॉर्बिंग केमिकल्स, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। तो हमें क्या करता है, पानी देता है, केमिकल्स प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन देता है। स्पीसीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल शिफ्ट्स इन द एनवायरनमेंट। टुडे स्पीसीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट एट द एक्सेलरेटेड एंड डेंजरस पीस बिकॉज एनवायरमेंटल चेंजेस कोज बाई ह्यूमन एक्टिविटी। परंतु आज क्या है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, क्योंकि हम क्या है, इंडस्ट्रीज आ गई है, रोड बना रहे और बना रहे, उस कारण क्या है, बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण वो क्या है, खत्म होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डायरेक्शन इफेक्ट्स सच एज हैबिट्स लॉस, डिग्रेडेशन, वाइल अदर्स हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। तो इसके क्या है, कौन से इफेक्ट है, 2 इफेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑल दीज थ्रेड्स हैव पुट ए सीरियस स्ट्रेन ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। तो ये क्या है, हमारी स्पीसीज पर बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। तो इसमें जो पहला है व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस, वो आपको बता चुका हूँ, ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको याद कर लीजिए। इसका आपको मैंने बता दिया है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। दूसरा है, इसमें क्या करना है,
हमें क्या देना, टॉपिक सेंटेंस देना जो इस पैसेज का है कि वो क्या होगा। तो इसमें जैसे आपने पैसेज पढ़ा तो इसमें आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। इसका क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे लिए, पीपल्स के लिए एंड इकोसिस्टम के लिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेन टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा। टॉपिक सेंटेंस इन द अबव पैराग्राफ इज बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू पीपल एंड द अर्थ ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आप टॉपिक सेंटेंस है ना, वो क्या है, पैसेज में दिया गया है जो लाइन है उसको डिटो सेम भी लिख सकते हैं, या अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये मेनली इससे पहले इंट्रो से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से पैसेज को पढ़ा है तो आराम से इसको टॉपिक सेंटेंस को कर सकते हैं। तो जैसे आप इसमें दिया गया है वैसे भी लिख सकते हैं, या मैंने जैसे दिया है वैसे भी कर सकते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आप इसको अच्छे से समझते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगला है कि इसमें सुटेबल टाइटल दीजिए। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें टाइटल वही होगा जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड होगा, जितनी बार रिपीट होगा ना वही हमारा क्या होगा, टॉपिक का टाइटल होगा, जो पैसेज है उसका टाइटल होगा। तो इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किया गया है, तो नंबर 1 पे ये है, बायोडाइवर्सिटी लिख सकते हैं। इस पर आपका नंबर कटने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपको जो सुटेबल लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, वो आप टाइटल दे सकते हैं। तो कोई टाइटल गलत या सही नहीं होता, पर आपको एक अच्छा सुटेबल टाइटल देंगे तो उससे अच्छा इंप्रेशन बनता है और बाकी आंसर पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा आप इसमें क्या दे सकते हैं, ये किस पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे है कि इसकी क्या है। अगला क्या दे सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इज इट्स इंपॉर्टेंस, ये भी दे सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। तो मैंने आपको 3 समझ में आए तो मैंने तीनों लिख दिए। अगला बनता है इसमें एक समरी लिखनी है, जो पैसेज दिया गया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। ऊपर इसमें क्या बताया गया, बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो कि इसके इंट्रो में है। दूसरा इसमें क्या बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, क्या उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया बॉडी में। लास्ट में कंक्लूजन क्या बताया कि वो आज के दिन खराब होती जा रही है। तो ये हमें इस पैसेज में अपने वर्ड्स में लिखना है, इसको छोटे से। तो पहले इसकी वर्ड लिखें, ग्रेटेस्ट चैलेंज इन साइंस इज अंडरस्टैंडिंग every life on the earth. Species diversity is only one part of diversity. Genetic biodiversity is the variation in genes that exist within a species. Ecological biodiversity is a diversity of ecosystem, natural communities and habits. फिर अगला आ गया, बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। इनने अपनी जरूरत बता दी कि भाई हाँ ये इंसान के लिए अच्छी है। प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल साइंस। स्पीसीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल शिफ्ट इन एनवायरनमेंट। तो यहाँ तक इसने क्या बताया, पहले इसकी वो बता दी कि ये होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके टाइप्स बता दिए, इकोसिस्टम बता दिया, जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी बता दी। फिर इसमें ज़रूरी क्यों है, इंसान के लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों, ये बता दिया। अभी इसमें कष्ट बताएगा कि इसमें कष्ट क्या है। स्पीसीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट बिकॉज नेचुरल शिफ्ट इन एनवायरनमेंट। टुडे स्पीसीज आर गॉन एक्सटिंक्ट एट एन एक्सेलरेटेड एंड डेंजरस प्लेस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस कॉज बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। बाद में इसने कष्ट बता दिया कि क्या कष्ट हुआ है। तो ऐसे हम इसको आराम से समझ सकते हैं, इसके समरी से इसकी ऐसी हम समरी बना सकते हैं। तो आप आराम से मेरे आइडिया से समझ गए होंगे कि इसको अटेंड कैसे करना है। पहले क्या करना है, आपको एक जो टॉपिक दिया हो गया ओपिनियन है, टॉपिक सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है। फिर इसके बाद एक बार पैसेज को रीड कर लीजिए, जिससे आपको आंसर देने में आसानी होगी, क्योंकि आपको समरी भी लिखनी है। फिर अगर आप इसको पूरे पैसेज को पढ़ लोगे तो आप इसका टाइटल भी दे पाओगे। टाइटल देने के बाद इसमें क्या है, जो आपको टॉपिक सेंटेंस होगा, मेन लाइन होगी, वो 1 या 2 लाइन आप छांट के लिख सकते हैं। और जो आपकी समरी होगी वो समरी आपको देनी है 10 से 12 लाइन में आप दे सकते हैं, या 10 से 15 लाइन हो सकती है। ऐसे आप इसकी समरी को दे सकते हैं, जो कि 75 वर्ड्स दिया है, तो 75 वर्ड्स मान के चलिए 10 से 15 लाइन में आपका कवर हो जाएगा, जो कि पूरे मार्क्स के लिए सुटेबल होगा, आप आराम से दे सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू डू बिफोर राइटिंग कंपोजिशन। आप कंपोजिशन लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आराम से अटेंड कर सकते हैं। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप अगर राइटिंग वाले पोर्शन में बताया था कि आपको लिखने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, वही सेम कंपोजिशन में करना है। आपको ऐसे लिखना है, कंपोजिशन लिखना है, तो उसके लिए पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो सेम स्टेप इसमें क्या है, इसी में दिए गए हैं। इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार मोटा मोटा आपको ब्रीफ करता हूँ, आपको लिखना कैसे है वो इसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसको कवर कैसे करना है। तो अब देखिए इसे समझते हैं कि होता क्या है। तो कंपोजिशन लिखने से पहले हमें करना क्या है, प्रिपरेशन क्या करनी है, ये एग्जाम क्वेश्चन में आया है पीछे, तो इसको देखने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए
कि आप किसी के लिए लिख रहे हो, तो आप किसके लिए लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए आप क्यों लिख रहे हो। और तीसरा होना चाहिए कि रीडर जो आपको पढ़ने वाला है ना, उसको कितनी नॉलेज है ये इस टॉपिक के बारे में, तो वो पता होना चाहिए। तो आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो पहला है इसकी डेफिनेशन कि कंपोजिशन होता क्या है। फिर कंपोजिशन लिखने से पहले आपको क्या करना है, क्या पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, और तीसरा रीडर को कितना पता है ये लिखना है। फिर अगला आ जाएगा कि इसके बाद आपको लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, क्या क्या करना है। तो यू मस्ट नो इनफ टू डिफाइन, एलोबरेट, इलिस्ट्रेट योर थीम। इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपना टॉपिक डिसाइड करना होगा कि आपका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक को डिसाइड करने के लिए या तो आपको कई एग्जाम दे रहे हो तो आपको टॉपिक दिया गया होगा, या आपको खुद को टॉपिक डिसाइड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो टॉपिक या दिया होगा या आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन होगा। तो टॉपिक चूज़ करने के सोर्सेज क्या होंगे वो देखेंगे। या तो आपके पास न्यूज़पेपर होगा, मैगजीन होगा और टेलीविज़न होगा, उसके बेस पे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अपने दोस्तों के फ्रेंड ग्रुप्स में, जो कलीग्स हैं उसके ग्रुप में, या टीचर की हेल्प से आप अपने टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आपकी हॉबीज़, स्पोर्ट्स, जो आपकी कला आती है आपको, और जो ड्रामेटिक है उसकी मदद से जो आपको अच्छा लगे उसके बेस पर आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा, आप क्या करना है, अपनी एक्सेस, आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा, आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, लाइब्रेरी से मिलेगा, आर्चिव से मिलेगा, इंटरनेट से मिलेगा, उसकी मदद से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि आपको ये हो गया कि अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिर आपको क्या करना होगा, अपने टॉपिक जो सेलेक्ट करोगे ना उसको ये भी देखना होगा कि वो लिमिट कितनी है उसकी। तो ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं करना है, एक लिमिट वाला टॉपिक करना है। तो लिमिट योर टॉपिक। तो इसमें क्या करना होगा कि टॉपिक बहुत सारे ब्रॉड नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे बताऊं तो आपको एनिमल्स पे बोलना होगा, तो एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा स्पीसीज हो गई। फिर उसमें आ जाएगा वाइल्ड लाइफ, आ जाएगा बिग कैट्स, आ जाएगा टाइगर, आ जाएगा। तो हम क्या है, बिग कैट्स के ऊपर लिख लेंगे या टाइगर के ऊपर लिखेंगे, तो ये क्या है, थोड़ा नैरो टॉपिक हो जाएगा। उसको क्या है, थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, अपने टॉपिक को लिमिट करना होगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे, उसका फोकस क्लियर हो जाएगा, बेटर एग्जाम्पल्स दे पाएंगे, और जो इजी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, अपना जो लिमिट्स हैं उसको सही करना है, टॉपिक को ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है। इसके बाद क्या है, टॉपिक लिमिटेड होना चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में कहीं नहीं लिखना, आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं पहले भी करवा चुका हूँ क्वेश्चंस में, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला है हमारा कि आपको क्या करना है, टॉपिक लिखने से पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है और उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो थर्ड क्या हो गया, अपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना वो किस बेस पे करी है, या तो कोई फैक्ट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, ओपिनियंस होंगे। तो इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लो, अननेसेसरी आइडिया को रिमूव कर दो और सिमिलर आइडिया को ग्रुप कर दो। तो इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन करेंगे वो सभी आइडिया तो लिखोगे नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन आइडिया होंगे वो बोरिंग हो सकते हैं। फिर आपको क्या है, सारे जो फैक्ट्स, आइडियाज़, एग्जाम्पल, ओपिनियंस है उसको इकट्ठा कर लो, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको अरेंज कर लो, फिर आप अच्छे से टॉपिक को लिख सकते हो। तो ये कुछ हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। फिर इसके बाद आते हैं कि ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, कि आइडिया को अरेंज करने के लिए हम क्या क्या रास्ता अपना सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑर्डर होना चाहिए। तो वो ऑर्डर क्या हो सकता है, टाइम ऑर्डर हो सकता है कि उस टाइम ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो कि टाइम ऑर्डर होता है ना उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कि कोज एंड इफेक्ट्स क्या है उसके, उस बेस पे लिख सकते हो। फिर क्या है, उसके इंपॉर्टेंस के ऑर्डर, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, जैसे आपको लिखना हो वैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं स्पेटियल ऑर्डर बोलते हैं उसे एक, वो भी उस बेस पे अभी आप लिख सकते हो। तो ये क्या है हमारा, एक कोई भी टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। ठीक है, फिर के बाद क्या, उस टॉपिक को एनालाइज करो। उसके बाद क्या है, जो आइडियाज़ मिले होंगे, सजेशन मिले होंगे, जो फैक्ट्स होंगे उसको ध्यान से देखो। फिर जो आइडिया है उसको अरेंज कर लो। किस सिक्वेंस में करना है, ये आपको जो मैंने अभी बोल के बताया है, स्पेटियल सिक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल इक्वेंस में। फिर कोज एंड इफेक्ट्स बताने हैं। इन्फॉर्मेशन को कैसे करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट्स, जो इम्पोर्टेंट गैदरिंग हुई है ना उसको सेट करने के तरीके थे। फिर आता है हमें एक मेक एन आउटलाइन करनी है, एक आउटलाइन बनानी है। तो आउटलाइन एक क्या होती है, रोड मैप की तरह होती है, जिसको आप, जो आपको गाइड करती है। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी, जैसे एक कंपोजिशन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसकी बॉडी आएगी, फिर आपके लास्ट में क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। तो इसको करने के बेनिफिट्स क्या हैं, राइटिंग क्या है, ईजी हो जाएगी, आइडिया क्या है, ऑर्गेनाइज रहेगा, और रिपीटिशन नहीं होगा जिससे वो टॉपिक बोरिंग नहीं मिलेगा। इसलिए आउटलाइन क्या है हमारा, आउटलाइन जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, आउटलाइन एक रोड मैप होता है जो आपको गाइड करेगा।
An outline is a like roadmap which help you to stay on the right path to reach your destination without any waste of time or effort. तो इसमें क्या है, गुड आउटलाइन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दूर रहना चाहिए टॉपिक से, क्या है, हेल्प करेगा किसमें, स्टेट योर पॉइंट ब्रीफली, रिपीटेशन को नहीं होने देगा। तो एक सैम्पल आउटलाइन दिया है इन्होंने, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। जो लिखते कैसे हैं, कंपोजिशन इसकी होनी कैसे चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इसकी बॉडी आएगी। पहले इंट्रोडक्शन में टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे कि टॉपिक किस बारे में है, हम आगे क्या करने वाले हैं। फिर बॉडी में पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। लास्ट में इसका कंक्लूजन दे देंगे। तो ये इस प्रकार हमारा क्या है, कंपोजिशन रेडी हो जाएगा। तो इसका था ये क्वेश्चन कि हमें कंपोजिशन लिखने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमें एक कंपोजिशन लिखना है जो कि 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का 100% आने वाला है। मैं जो आपको अभी 2 या 3 कंपोजिशन कराऊंगा लास्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, इसलिए उनको ध्यान से देखिएगा। अभी आपने क्या देख लिया कि आपका कंपोजिशन लिखने के क्या क्या तरीके हैं, तो आपको देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नोट टेकिंग। नोट टेकिंग के बारे में ब्रीफली डिस्कस रीजन एंड गाइडलाइंस फॉर नोट टेकिंग। ये प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके आगे आने के भी चांसेस हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ इसे। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि नोट टेकिंग का मतलब क्या होता है, इसके जो रीजन्स हैं, जो इसकी गाइडलाइंस है नोट टेकिंग की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नोट टेकिंग का मतलब है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखना जब हम लेक्चर को सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो वाई नोट टेकिंग इज इंपॉर्टेंट, तो नोट टेकिंग लेते हैं तो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा, क्योंकि मेमोरी इंप्रूव होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन इजी हो जाता है, जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं हम, फोकस इंक्रीज होता है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो बुक्स में नहीं होती उनको हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ मतलब तरीके होंगे जो नोट टेकिंग के हैं। तो उसके लिए क्या है, लेक्चर पर फोकस करो, रेगुलर क्या करो, नोट्स बनाओ, सेलेक्टिव राइटिंग लिखो, सब कुछ मत लिखो जो टीचर लिखवा रहा है, जैसे कि 150 वर्ड्स लिखवा रहा है तो उसमें से 25 वर्ड लिख लो, 30 वर्ड लिख लो। एब्रीविएशन है ना, उनको यूज़ करो ताकि जल्दी जल्दी लिखा जा सके, कुछ मिस ना हो। अपने वर्ड्स में लिखो ताकि हमें खुद समझ में आ सके। उसके नोट्स है ना, उसको ऑर्गेनाइज करो, बाद में नोट्स बनाओ। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखो, और जो भी लिखो ना उन्हें थोड़ा क्लियरली लिखो ताकि आराम से उसे बाद में पढ़ा जा सके। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया टीचर ने 150 लिख दिए तो उसमें 25-30 वर्ड लिख लिए, इसलिए क्या है, सिलेक्टिव नोट टेकिंग जरूरी है। तो बाद में अगर देखेंगे क्या है कि कंपोजिशन में जब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है ना, वैसे ही क्या है नोट टेकिंग में टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कंपोजिशन में देखा कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, फिर उसका कंक्लूजन होता है, वैसे इसमें क्या है, कुछ टेक्निक्स होती हैं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे और स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपकी राइटिंग, स्टडी स्किल्स दोनों इंप्रूव होंगे। तो इसके लिए क्या है, एग्जाम में आप जब लिखने जा रहे हो तो क्या करोगे, पॉइंट्स में लिखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन को, कीवर्ड्स है ना उसको अंडरलाइन करो, एग्जाम्पल्स उसमें ऐड कर दो। इस प्रकार आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आपके आ गया ये क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि नोट टेकिंग क्यों जरूरी होता है, इसके रीजन क्या है, इसकी गाइडलाइन क्या है। तो अब समझते हैं इसको एग्जाम में लिखेंगे क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है। पहले लिखते हैं नोट टेकिंग क्या है। नोट टेकिंग समटाइम रिटन एज नोट टेकिंग और नोट टेकिंग या नोट मेकिंग दोनों होते हैं, इज द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स। ये क्या होती है कि हैबिट होती है लिखने की, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेक्चर चल रहा है उस टाइम बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उससे अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बाय टेकिंग नोट्स द राइटर कैप्चर्स द कोर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जब पूरा लेक्चर होता है उसमें से हम मेन इंपॉर्टेंट्स जो चीज़ें होती है उसको छांटते हैं, तो क्या है, कोर ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। रिलीजिंग देयर माइंड फ्रॉम हैविंग टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो उससे क्या होगा, मेन पॉइंट्स याद होंगे तो पूरा लेक्चर हमें याद रहेगा। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट रीजन है नोट टेकिंग के, वो क्या क्या है। नोट स्पार्क्स मेमोरी ऑफ लेक्चर रीडिंग, तो क्या करता है, अपनी मेमोरीज को तेज करता है। यूर नोट्स आर ऑफन ए बेसिस ऑफ यूजफुल क्लूज दैट इंफॉर्मेशन द टीचर थिंक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स को लगता है टीचर से जब पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहती हैं। नोट्स राइट इन्फॉर्मेशन फिजिकली, तो क्या है, इसको फिजिकली हम इंफॉर्मेशन को लिख पाते हैं। नोट्स क्या करते हैं, हेल्प्स यू फोकस इन द क्लास। नोट्स उतारने होंगे तो क्लास में फोकस करेंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, तभी तो लिख पाएंगे। नोट्स मेक ए टूल फॉर रेस्ट प्रिपरेशन, तो क्या करते हैं, टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसको ईजी बना देते हैं, एग्जाम उसकी प्रिपरेशन को ईजी बना देते हैं।
योर नोट्स ऑफन होल्ड इन्फॉर्मेशन देन कैन नॉट फाउंड मतलब एल्सवेयर, जो कहीं नहीं मिलेगी, बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी, टीचर आपको पढ़ा रहा है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको याद है, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, तो उसमें हेल्पफुल होता है। इसकी गाइडलाइन क्या है, हम नोट टेकिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसकी कुछ गाइडलाइन होगी ना, तो उसको हम इसमें बताएंगे कि क्या क्या गाइडलाइन है। पहला है फोकस ऑन द लेक्चर ऑन द रीडिंग मटेरियल, कि जो लेक्चर है ना उस पर हमें फोकस करना है, नोट्स को रेगुलरली लेना है, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते रहना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। टेक नोट सेलेक्टिवली, डू नॉट ट्राई टू राइट डाउन एवरी वर्ड, तो मतलब जो सिलेक्टिव वर्ड है ना उन्हीं को लिखना है। तो ध्यान रखिए हर चीज़ नहीं लिखनी है 150 से, ये गलती से लिख दिया, 125 से 150 वर्ड्स टीचर जो लिखवा रहा है ना उसमें से आपको 25 वर्ड या 30 वर्ड आपको आराम से लिखने हैं, या पर मिनट के हिसाब से ले लो, लेक्चर के हिसाब से ले लो, तो उसी रेशियो में रखना है। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 6/1 रेशियो मान के चलो, कि अगर 6 वर्ड पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स को एक ही वर्ड लिखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एब्रीविएशंस का यूज़ करना है, ट्रांसलेट्स जो आइडिया है उसको अपने वर्ड में लिखना है, जो नोट्स है ना उसको अरेंज करना है बाद में, ठीक है, लॉजिकल फॉर्म में। तो थोड़ा ब्रीफ होना है, छोटी लिखनी है, ज़्यादा नहीं, सारा नहीं लिखना है, जो लिखना है वो क्लियरली लिखना है, ऐसे नहीं कि सब कुछ लिखेंगे। इस प्रकार हमारा क्या है नोट टेकिंग टेक्निक है, वो इस प्रकार है। इसके रीजन क्या है, उसकी गाइडलाइन क्या है, तीनों हमने पढ़ ली है। इसको आराम से हम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट कराए हैं वो क्वेश्चन आंसर की मदद से कराए हैं, सारे आपके एग्जाम में आते हैं, आउट इससे आउट कहीं नहीं आता है। अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो 95% प्लस आप एग्जाम में इससे अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको करवाया गया है। जैसा मैंने करवाया वैसे आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो आपको 95% एग्जाम अटैम्प्ट कर लेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।